नमस्कार दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कपासन से मैं अरविंद कुमार राव। पहले कक्षा बीएड द्वितीय वर्ष इतिहास का शिक्षण शास्त्र, और आज का टॉपिक है हमारा सामाजिक विज्ञान की प्रकृति। इससे पूर्व हम इतिहास विषय के अनुशासन की प्रकृति के अंतर्गत उसकी अवधारणा, उसके अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में हम पहले वाले वीडियो में हम उसकी चर्चा कर चुके हैं। और आज हम सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। उसकी प्रकृति कैसी है, उसका पाठ्यक्रम कैसा है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्रत्येक विषय का उसके पाठ्यक्रम, उद्देश्य, अवधारणा एवं नवीन संकल्पनाओं के आधार पर विश्लेषण एवं संश्लेषण करने पर उसकी प्रकृति के बारे में ज्ञान किया जा सकता है। कोई भी पाठ्यक्रम हो, उसकी विषय मतलब कि कोई भी विषय की बात करें तो सामाजिक हुआ कि जिसके अंतर्गत इतिहास हुआ, राजनीति विज्ञान हुआ, इसके बाद में अर्थशास्त्र हुआ, हिंदी हुआ, तो उस पाठ्यक्रम का एक निश्चित उद्देश्य होता है, और एक निश्चित अवधारणाएं होती है कि उसके बारे में लोगों के क्या विचार हैं, उसकी नवीन संकल्पनाएं, जो उनके बारे में कल्पनाएं जो होती है उसको एनालिसिस कहने का तात्पर्य है कि उसका विश्लेषण एवं संश्लेषण करने पर उसकी प्रकृति, जो उसका जो नेचर है, उसके स्वरूप के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सामान्य रूप से विषय की प्रकृति के आधार पर ही शिक्षण अधिगम की व्यवस्था की जाती है। तो सामाजिक विज्ञान के लिए भी यही है कि उसकी प्रकृति कैसी है, क्या उसकी प्रकृति विज्ञान के अनुसार है, या उसकी प्रकृति कला के अनुसार है, या उसकी प्रकृति किसी अन्य विषय वस्तु के आधार पर है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक विज्ञान की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सामाजिक विज्ञान एक कला के रूप में, और एज ए आर्ट को हम जानते हैं कि भावात्मक रूप से जो हमारे मन में या हमारे मस्तिष्क में या हृदय में जिनको चित्रों के माध्यम से उकेरा जाता है, एक आकार दिया जाता है, उसे हम कला कहते हैं। कला के अंतर्गत हम, जैसे किसी को खाने बनाने का शौक़ है तो खाना खाने का शौक़ है, तो सबके अपनी अपनी अलग अलग कलाएं हैं। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जो मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है सरल एवं सौंदर्य का बोध। वास्तव में कला हमें सरल एवं सौंदर्य का बोध कराती है। अब प्रत्येक कला एकदम बिल्कुल ये बिल्कुल सही तथ्य है कि कला वास्तव में सरल और सौंदर्य का बोध कराती है। ठीक उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान विषय भी हमें विद्यार्थियों को समझाने के लिए सरल विधि और बोधगम्य सामग्री को सरलता एवं सौंदर्यता युक्त प्रत्येक तथ्य को आसानी से विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए कुछ विद्वान मानते हैं कि विज्ञान एक कला है और उसमें सरल और सौंदर्य का बोध होता है, जिससे विद्यार्थी आसानी से किसी चीज़ का अध्ययन कर सकें। तो पहली चीज़ ये हुई उसको कला कहने के शख्स में। दूसरी अपन बात करते हैं व्यवहारिकता की अपन बात करें तो सामाजिक विज्ञान का एकमात्र उद्देश्य यह है कि मानव को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। मानव से तात्पर्य यहाँ विद्यार्थियों से है, विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। अगर विद्यार्थियों को हम व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करेंगे तो उनका मानव जीवन जो है, समाज में जो मानव जीवन है वह श्रेष्ठ बनेगा। और अगर व्यवहारिक ज्ञान उसे प्राप्त नहीं होगा तो उसका मानव जीवन का व्यवहारिक जीवन श्रेष्ठ नहीं होगा, उसमें सद्गुणों का विकास नहीं होगा। और जब सद्गुणों का विकास नहीं होगा तो वह एक सफल नागरिक नहीं बन सकता है। इसलिए कला का उद्देश्य भी ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य है कि मानव को सकुशल एक श्रेष्ठ नागरिक बनाया जाए। अगली हम विषय की अगले महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं तो वांछित परिणाम। अब वांछित परिणामों की अपन बात करते हैं तो प्रत्येक क्षेत्र के अंदर, कला के अंदर जिस प्रकार हम चित्रात्मक पक्षों को प्रस्तुत कर कर सामाजिक क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार से हम वांछित जो हम मन चाहे परिणामों को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम किसी विद्यार्थी के बारे में आकलन लगाएं कि उक्त विद्यार्थी ये कार्य कर सकता है, लेकिन हम अपेक्षित उसके ऊपर रिजल्ट्स नहीं आ रहा है तो हम उसको उसके अंतर्गत देख सकते हैं। तो कला की भांति ही सामाजिक विज्ञान में भी वांछित परिणाम पाने की शक्ति है। अर्थात सामाजिक विज्ञान में मानव से पर्यावरण संतुलन में पूर्ण सहयोग प्राप्त करने की विधियों पर चर्चा
की जाती है। अब अगली बार अपन बात करते हैं तो मानसिक शांति, मेंटली रूप से हमें शांति किस प्रकार मिले, तो इसके ऊपर अपन बात करें तो प्रत्येक क्षेत्र जो सामाजिक अध्ययन का है उस क्षेत्र की अपन बात करें तो कला की भांति सामाजिक विज्ञान की मानव को मानसिक शांति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। कला, बिल्कुल सही बात है कि कला मनुष्य को सामाजिक शांति की ओर ले जाती है। जैसे मैं बताऊं आपको कि हम कभी कभार बहुत फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़े होते हैं, बट उस समय हम अगर एक साइलेंस म्यूज़िक सुन लेते हैं, है ना, बिल्कुल एक साइलेंस, किसी कलाकार द्वारा एक अच्छी प्रस्तुति को हम देख लेते हैं तो हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है, चिड़चिड़ापन है, वो एकदम शांत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान का भी मानव में सद्गुणों को से युक्त करना है, जिससे विद्यार्थी को क्या है कि मानसिक शांति मिले। अब उसके अंदर सद्गुणों से तात्पर्य यह है कि उसमें कला, सहिष्णुता, उसके अंदर दया, प्रेम की भावनाओं का विकास हो। अगली बार अपन बात करें तो व्यापकता से यहाँ तात्पर्य यहाँ है कि जैसे कला का क्षेत्र जिस प्रकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैसे काफ़ी व्यापक क्षेत्र है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र भी काफ़ी व्यापक है। और जब व्यापक है तो व्यापकता लिए हुए हैं, और जब व्यापकता लिए हुए हैं तो हमें उसके सभी पक्षों को समाहित करना पड़ता है। और जब हम सभी पक्षों को समाहित करते हैं तो उसमें कला के पक्ष भी उसमें सम्मिलित किए जाते हैं, क्योंकि मानव जीवन का इतिहास सामाजिक इतिहास की एक रूपरेखा है और उसी का दूसरा रूप है, और उसी रूप को उन्होंने कला के रूप में उकेरा भी है ना। हम आजकल प्राचीन काल के अंदर जितने भी आदि मानव हुए हैं, उन्होंने मौखिक रूप से तो कुछ लिखा नहीं है, लेकिन अपनी भावनाओं को चित्रात्मक रूप से उसको लिखा है। किस प्रकार शिकार करते थे, किस प्रकार क्या करते थे, कंदराओं में लिखा है। तो जिससे हमें एक बहुत बड़ी बात पता चलती है कि मनुष्य का संबंध कला से काफ़ी रहा है। लेकिन वो आज हम सामाजिक में हम अध्ययन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कला कहीं न कहीं एक व्यापकता लिए हुए है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मानव और समाज का अंकन। अब मानव और समाज की अपन बात करते हैं तो मनुष्य और समाज। अब मानव और समाज कैसा होता है? अब कला के व्यवहारिक पक्ष को हम अगर ज़्यादा महत्व प्रदान करें तो कहने का तात्पर्य यह है कि मानव के सारे पक्ष, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे उसका धार्मिक विकास हो, चाहे राजनीतिक विकास हो, वो कला की भांति ही सामाजिक अध्ययन भी उसके चहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जिससे क्या होता है कि मानव का जो जीवन है वो कला की भांति ही कष्टों से रहित रहता है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्वस्थ परंपराओं का विकास। स्वस्थ परंपराएं जो हैं, अब जैसे स्वस्थ परंपराएं सामाजिक विज्ञान कला की भांति मानव के सौंदर्यात्मक पक्ष का स्पष्टीकरण करती है। इसमें मानव जीवन को सौंदर्य से युक्त रहने के संपूर्ण प्रयास किए जाते हैं, जिससे स्वस्थ परंपराओं का विकास एवं रूढ़िवादिता दूर होती है। और इसके बीच में एक चीज़ हमारी छूट गई है, सामाजिक जीवन का मार्ग प्रशस्त करना। तो सामाजिक जीवन से अपन बात करें तो कला में व्यवहारिक पक्ष को महत्व दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में सिद्धांतों की अपेक्षा व्यवहारिक दृष्टिकोण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अर्थात सामाजिक विज्ञान और कला का एकमात्र उद्देश्य यही है कि मनुष्य के सामाजिक जीवन का मार्ग प्रशस्त करना है। अब हम इन बिंदुओं को, उक्त 8 बिंदुओं को हमने अध्ययन किया तो हम उससे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब निष्कर्ष ये है कि जिस प्रकार मानव जीवन को विभिन्न प्रकार की दक्षताओं से युक्त बनाकर तथा मानव को सौंदर्यात्मक ज्ञान प्रदान करके जीवन में चहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करती है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान भी मानव में विभिन्न प्रकार की दक्षताओं एवं योग्यताओं का विकास करती है, जिससे क्या होगा, मानव विकास के पथ पर गति प्राप्त कर सकेगा। और इससे ये बात सिद्ध होती है कि सामाजिक विज्ञान की जो प्रकृति है वह कैसी है, एक कला के रूप में है। अगली हम बात करते हैं तो हमने हो गया सामाजिक विज्ञान एक कला के रूप में। अगले महत्वपूर्ण तथ्य की ओर जाते हैं। सामाजिक विज्ञान
एक अध्ययन के रूप में, तो सोशल साइंस एज ए स्टडी। अब इसके अंदर सबसे पहले बिंदु की अपन बात करते हैं क्रमबद्ध अध्ययन। अब क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान के अंदर प्रत्येक विषय वस्तु का या प्रत्येक तथ्य का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, जिसमें चाहे वो मानवीय पक्ष हो चाहे सामाजिक पक्ष हो, उसका अध्ययन किया। जैसे विषय वस्तु क्या होती है, समाज के लिए उपयोगी होती है, जिससे क्या होगा, समाज को लाभ पहुंचेगा और इससे एक क्रमबद्धता बनी रहती है। द्वितीय की अपन बात करते हैं कारण और परिणाम। अब कारण और परिणाम की बात करते हैं तो सामाजिक विज्ञान एक अध्ययन के रूप में कारण और परिणाम में संबंध स्थापित किया जाता है। जैसे सामाजिक अंधविश्वास एवं रूढ़ियों के कारण समाज में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास संभव नहीं है। अब अंधविश्वास एवं रूढ़ियों के कारण समाज में विज्ञान, अब देखो जैसे हम बीमार हो जाते हैं कहीं कभी कभार, तो हम क्या करते हैं कि गाँव के लोग होते हैं वो हॉस्पिटल कम जाने के स्थान पर क्या करते हैं, किसी ओझा या किसी भोपा के पास में जाते हैं या कोई जादू और टोने टोटके कर उसको करते हैं, उससे ठीक होने का प्रयास करते हैं, जो हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। जिससे क्या होता है, अनेक कारण और परिणाम का सामाजिक विज्ञान में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। और इसी वजह से क्या होगा कि जब तक इस तरीके से वैज्ञानिक अभिवृत्ति इनके पीछे नहीं जगेगी तो इसमें क्या होगा, विकास असंभव है ना। तो कारण और परिणाम का संबंध एक अध्ययन के रूप में। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास। अब वैज्ञानिक की अभिवृत्ति की अपन बात करते हैं तो कला के अध्ययन की भांति सामाजिक विज्ञान में भी तथ्यों की सत्यता को आधार माना जाता है। वास्तव में सत्य बात है कि किसी भी तथ्य के ऊपर बिना सत्यता के आधार पर नहीं पहुंचा जाना चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्य के अंदर धीरे धीरे वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास नहीं होगा तब तक वह सत्य को नहीं पहचानेगा। जैसे सपोज करो कि हमारे पैर दर्द करते हैं, है ना, तो हमारे समाज में अंधविश्वास या रूढ़ियाँ हैं कि हमारा पैर कहीं गिर गया होगा, है ना, जिससे क्या हमारा पैर दर्द कर रहा है। अब पैर दर्द करने का तात्पर्य है कि या तो किसी प्रकार से कोई इंजरी हुई हो, है ना, तो जाके दर्द करता है, अनावश्यक तो दर्द करता नहीं है। लेकिन हम आज भी रूढ़िवादिता के अंदर हैं। तो जब तक हम सत्यों की ओर अग्रसर नहीं होंगे और जब तक हम वैज्ञानिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर नहीं होंगे तब तक हम उसका विकास नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार एक अन्य उदाहरण से अपन बात करते हैं कि जैसे हमारी जितनी भी सभ्यताएं हैं सारे अलग अलग कांठों के ऊपर, नदियों की कांठों के ऊपर बसी हुई है। अब इन सभी चीज़ों की ओर बसी होने के बावजूद भी अगर हम उसके वैज्ञानिक सत्य को नहीं पहचान सकें कि वास्तव में वो उन्होंने उस जगह क्यों बैठाया, तो कहने का तात्पर्य है कि हमें सोच वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ रखनी पड़ेगी कि प्राचीन काल के अंदर, आज जैसे हम बात करते हैं तो काफ़ी कुछ हमारे पास में उपलब्ध है, लेकिन हमने कभी सोचा था क्या मोबाइल आएगा, लेकिन नहीं आया, लेकिन आया आज वर्तमान में। इस मोबाइल भी एक इज़ ए वायरलेस, द सिस्टम ऑफ वायरलेस, है ना, ये पुलिस थानों के अंदर रहता था। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक सोच जब डेवलप हुई तो आज जो अभिवृत्ति है ना, एक टेक्नोलॉजी से आज यहाँ है। तो वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में इस प्रकार किया जाता है। फिर सामाजिक मान्यता, है ना, अगला बिंदु है हमारा चौथा, सामाजिक मान्यता। अब सामाजिक मान्यता की हम यहाँ पर बात करते हैं तो अध्ययन की भांति इसमें भी अवलोकन एवं परीक्षण को महत्व प्रदान किया जाता है। अर्थात सामाजिक विज्ञान में अनेक नियम एवं सिद्धांतों के समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का अवलोकन एवं परीक्षण किया जाता है। इसके पश्चात ही उस नियम या सिद्धांत को सामाजिक मान्यता प्रदान की जाती है। वास्तव में सत्य बात है कि किसी भी तथ्य पर पहुंचने से पहले उसका अवलोकन करो, उसको देखो, और उसको जब तक आप उसको देखकर स्वयं देखकर उसका परीक्षण नहीं करो तब तक उसके की जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो महत्व है, उसके ऊपर आप उसका आकलन नहीं कर सकते, उसको हम मान्यता प्रदान नहीं कर सकते। जैसे आज हम समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनके ऊपर अपन बात करते हैं तो वो उस ज़माने के अंदर साइंटिफिक रीज़न से उन्होंने भले बनाई होगी, लेकिन क्या आज वर्तमान में जो चीज़ें हैं क्या वो वर्तमान समाज पे लागू करती है क्या? आज प्राचीन काल के अंदर महिलाओं को उच्च श्रेणी का दर्जा दिया जाता था, है ना, लेकिन आज उस चीज़ के अंदर महिलाएं वापस आई है। लेकिन मध्यकाल के अंदर इन चीज़ों को अलग है, आज बेटी को नहीं पढ़ाया जाता है या उसको पराये घर का धन माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनको हमें सामाजिक मान्यता बिना सोचे समझे प्रदान नहीं करनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं विद्यार्थी का चहुमुखी विकास,
है ना। अब विद्यार्थी के चहुमुखी विकास के अंदर हम बात करें तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि एक छात्र सामाजिक अध्ययन के ज्ञान के अभाव में एक कुशल नागरिकता के गुणों का तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी नहीं हो सकता है। और बिल्कुल ये बात सत्य है, क्योंकि हमें सामाजिक अध्ययन का अध्ययन कराते वक्त हमें विद्यार्थियों के सामाजिक गुणों, जिसमें नैतिकता, ईमानदारी, दया, प्रेम, सहिष्णुता जैसे गुणों का हमें विकास करना है। अगर व्यक्ति के अंदर ऐसे प्रकार से सामाजिक अध्ययन पढ़ाते समय हम इन गुणों का विकास नहीं करें और उसमें राष्ट्र प्रेम, जनहित प्रेम या कार्य के प्रति लगाव या देशभक्ति की भावना हम उसके अंदर कूट कूट के नहीं भरें, तो शायद सामाजिक अध्ययन जो है उसके अंदर विद्यार्थी का चहुमुखी विकास संभव नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच। अब हम पॉजिटिव सोच की अपन बात करते हैं तो पॉजिटिव सोच कब विद्यार्थी में आएगी? जब वह व्यक्तिगत या स्वच्छता से परिपूर्ण परिवेश की ओर ध्यान देगा, तब जाके विद्यार्थी में व्यक्तिगत पॉजिटिव सोच आएगी, जो सकारात्मक सोच विकसित होगी। नहीं तो वो वैज्ञानिक अभिवृद्धि का विकास करता है तो करेगा, नहीं तो अस्वास्थ्यप्रद से परंपराओं को त्याग देगा। उसकी इच्छा हुई तो नहीं करेगा, उसकी इच्छा नहीं होगा करेगा, है ना। तो कहने का तात्पर्य सकारात्मक सोच भी होनी। जैसे राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए सती प्रथा की अपन बात करते थे। 1828 में जब सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया, तो सती प्रथा का जब विरोध किया तो उस समय के उस दौर के अंदर भले उनको काफ़ी तंज झेलना पड़ा हो, लेकिन क्या आज के दौर के अंदर अगर सती प्रथा चालू रहती या अभी वो बनी रहती तो ये क्या पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करता है या नेगेटिव डेवलप करता है? क्या हमारी परंपराओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित होती है, नकारात्मक सोच विकसित होती? तो यहाँ ज़रूर होना चाहिए। फिर अंतिम तथ्य की अपन बात करते हैं तो वैज्ञानिक विधि। अब वैज्ञानिक विधि की अपन बात करते हैं तो सामाजिक विज्ञान में अध्ययन की भांति प्रत्येक समस्या का समाधान वैज्ञानिक विधि पर आधार पर करना सिखाया जाता है। अब वैज्ञानिक विधि के आधार पर देखो, साइंस की अपन बात करते हैं तो साइंस में तो संभव हो सकता है, लेकिन सोशल स्टडी या सोशल साइंस के अंदर ये चीज़ें संभव नहीं है। फिर भी यहाँ जो विद्वान ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है। इसके अंतर्गत हम सामाजिक विज्ञान के जितने भी तथ्य हैं उनका हम एक सिस्टमेटिक क्रमबद्ध तरीके से हम शीघ्र एवं उचित विधियों से उसका समाधान कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आज एक समस्या है नाता प्रथा। नाता प्रथा की अपन बात करते हैं तो एक सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो आज सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में ये नाता प्रथा नहीं होती, अर्थात पुनर्विवाह प्रथा नहीं होती, लेकिन शूद्रों में इस चीज़ को देखा जाता है। लेकिन क्या इसको वैज्ञानिक दृष्टि से आज समाज ने अंगीकार नहीं किया है? क्या आज अंगीकार किया है? और आज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोगों के अंदर भी ये जो पुनर्विवाह पद्धति है जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चालू की गई है, उसने इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना आरंभ कर दिया। यह एक सामाजिक विज्ञान एक अध्ययन के रूप में बहुत बड़ा तथ्य है। अब हम इन विचारों को अगर बात करें तो इन विचारों के स्पष्टीकरण से एक बात तो सामने आती है कि सामाजिक विज्ञान कला एवं अध्ययन विषय दोनों से ही पूर्ण संबंध रखता है। इसलिए इसको किसी एक विषय के साथ संबंध करना उचित या तर्कसंगत नहीं होगा। अतः हम एक मानचित्र के सामाजिक विज्ञान कला अध्ययन दोनों के रूप में स्वीकार करना ही तर्कसंगत होगा। धन्यवाद। आज हमने ये इसके बारे में अध्ययन किया है। अब हम कल की बात करेंगे तो कल हम NCF 2005 का सामाजिक विज्ञान की स्थिति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो को लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद।